हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी क्लासेस हैं आपके लिए क्रैश कोर्स का जो क्लासेस है जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए, उत्तराखंड स्पेशल और अन्य क्लासेस भी। तो उत्तराखंड स्पेशल में पहले उत्तराखंड का इतिहास आपको करवा रहे हैं और उत्तराखंड इतिहास का आज डे 2 है। डे 1 में दोस्तों हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे और आज कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। और जो हमारा पहला वाला पार्ट है, इस पार्ट को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो गढ़वाल पावर वंश का ये क्लास हम शुरू करेंगे और यहाँ से भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं रहने देंगे। तो डिस्कस करते हैं आज की अपनी क्लास को। और रही बात दोस्तों, जो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जिनका मैसेज आया था, जिन भी साथियों का व्हाट्सएप में जिनका भी हमें मैसेज आया था, तो देखिए दोस्तों, कल भी हमने लगभग 400 के आसपास ऐड कर पाए हैं और अभी भी लगभग 50 के आसपास और मैसेज हमारे सामने हैं। उन्हें भी दोस्तों जल्दी ऐड कर देंगे। क्षमा चाहेंगे, आपको अभी ऐड नहीं कर पाए, लेकिन काफ़ी मैसेज आ रहे हैं और हमें टाइपिंग भी करना है, लिखना भी है और आपको ऐड भी करना है, तो समय नहीं मिल पा रहा है दोस्तों पूरा आपको देने का। लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत क्लासेस और आपको भी जल्दी जल्दी ऐड करके प्रॉपर आपके लिए क्लासेस रखें, है ना। तो थोड़ी दिन, 1-2 दिन आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। आज चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41 से। हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का हमारा 41वां क्वेश्चन है और 80 तक हम आज कंप्लीट करेंगे। और हमारा ये वाला जो पार्ट है ना, जो हमने आपको कहा था कि प्रागैतिहासिक काल से कत्यूरी काल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपका आने वाले एग्जाम में यहाँ से नहीं छूटेगा, बस डिटेल से पढ़ते जाइएगा और रेगुलरिटी रखिए, कंटिन्यूटी रखिए दोस्तों, है ना। आपको बस सिलेक्शन लेना है इस बार कैसे भी करके। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए, कत्यूरी काल के प्रशासन शब्दावली संबंधी गलत कथन का चयन करें। और एक बात दोस्तों, जो हमसे ग्रुप में जुड़े हैं, है ना, तो उन्हें ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखने की जरूरत नहीं। हमने कहा था कि आप हमें नोट्स भी दिखाएंगे, हमें दिखा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, और जिन्होंने नहीं दिखाया उनको भी अभी बता देंगे क्योंकि 3 दिन का हमने समय दिया था। तो देखिए, कत्यूरी काल के प्रशासन शब्दावली संबंधी आपको क्या लिखना है। जैसे आपने लिखा कत्यूरी लिख दिया है ना, प्रशासन शब्दावली आपने लिख लिया है और यहाँ से आप इनका नोट्स बना सकते हैं जो आपको यहाँ पे लगते हैं। जैसे कि इसमें जो करिका होता था, इसका मतलब ये होता था। सोदांग जो सोदा भंगाधिकृत है, इसका मतलब ये होता था, है ना। आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आपको जितना शॉर्ट आप बना सके वही आपको बनाना है। जितने क्वेश्चन आपको पहले से आते हैं वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो आपके लिए नया है वो लिखिए, वो याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं और आंसर इसका आप दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। देखिए, करिका का मतलब होता था दोस्तों राजमिस्त्री। ध्यान रखिएगा, करिका का मतलब जो कत्यूरी काल में हुआ करता था वो राजमिस्त्री हुआ करता था, है ना। अब जो सोदाम भंगाधिकारी थे, जो राजकीय भवन का जो निर्माण करने का जो कार्य करने वाला जो मुख्य आर्किटेक्चर है, इसे बोलते थे सोदाम भंगाधिकृत। अब देखिए ये गलत क्यों है। देखिए, गलत दोस्तों ये इसलिए है ना कि जो ये नदी तट होते थे और या जो घाट होते थे, वहां से जो आवागमन होता था, चाहे नाव के मध्य से या पुलों के माध्यम से, है ना, तो वहां पर इसका जो कार्य करता था, चाहे नाव से कर वसूली करने का कार्य होगा या जो संदिग्ध व्यक्ति आ रहा है उसकी जांच करने का जो कार्य होगा, वो नरपति का होता था। किसका होता था? नरपति का होता था। जबकि जो घटपाल है वो पर्वतीय मार्ग यानी जो गिरिद्वारों की रक्षा करने वाला अधिकारी होता था। ध्यान रखिएगा, घटपाल जो पर्वतीय मार्गों में जो प्रवेश द्वार है वहां पर रक्षा करने वाला अधिकारी होता था। अब साथ में और भी देखिए, जो सभी फैक्ट है आपका कोई भी बाहर नहीं छूटेगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इस प्रकार के कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि हमारी कोशिश है हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। तो बेस्ट कंटेंट के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा और अच्छे से नोट करना पड़ेगा जो आपके पास डाटा नहीं है। देखिए, प्रांतपाल का मतलब होता है सीमाओं की रक्षा करने वाला और घटपाल का मतलब होता था जो पर्वतीय मार्ग में प्रवेश द्वार करने की रक्षा करने वाला। थोड़ा सा अंतर यहां पर है। वर्मपाल देखिए, सीमाओं से आने वाले व्यक्तियों पर नजर रखने का काम होता था इसका। और जो महाकर्तिका ये तितिका है ना, इसका काम होता था निरीक्षण संबंधी देखभाल करने वाला अधिकारी। तो ये 5-6 प्रशासनिक शब्दावली है कत्यूरी काल की, आपको पढ़कर चलना है। अभी आपके सामने समय है, आप अभी पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, आपको याद हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे। पूछा है कत्यूरी काल में कृषि उन्नति का ध्यान रखने वाला अधिकारी हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है ना वह है क्षेत्रपाल। क्या है? क्षेत्रपाल। तो ऑप्शन सी यहां पर दोस्तों सही है। अब जरा यहां पर देखिए, देखिए दोस्तों, ध्यान केवल यहीं पर रखिएगा, है ना। उपचारिक, देखो उपचारिक का मतलब होता था कि जो पटकोषचरिक, इसे दूसरा नाम भी इसका था पटकोषचरिक, भू अभिलेखों का रखने वाला कार्य करता था ये उपचारिक। प्रभातार का मतलब क्या होता था? जो प्रभातार होता था ना, ये नाप जो करने वाला, जैसे आजकल हमारा जो लेखपाल हो गया ना वर्तमान का, ये प्रभातार हुआ करता था, यानी भूमि का नाप जो करने वाला अधिकारी हुआ करता था। और जो खंडपति है ना, खंडपति, खंड का मतलब आप ऐसे समझिएगा, जो वनों में, जो वनों की भूमि है खंड खंड में विभाजित है, खनिज है यहाँ पर, उनकी रक्षा करना व उनसे संबंधित जो भी उद्योग बनेंगे, चाहे वनों का उद्योग बने, है ना, चाहे कुछ खानों का उद्यान बने, तो उसकी व्यवस्था का अधिकारी होता था खंडपति। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, क्षेत्रपाल। और देखिए, अब इसी से संबंधित एक प्रश्न है, उपचारिक और एक है उपरिक, दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। उपचारिक का आपने देखा कि भू अभिलेखों का रखना का कार्य इसका होता था, और जो उपरिक होता था इसका मतलब होता था राज्यपाल। प्रशासनिक शब्दावली कत्यूरी में। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, यहां पर आंसर देना है, समझना है इसका आंसर। देखिए,
कत्यूरी काल में जो गुप्तचर विभाग था, इसका सर्वोच्च पदाधिकारी कौन हुआ करता था? तो देखिए कत्यूरी काल के प्रशासनिक से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहेगा। कत्यूरी काल में गुप्तचर विभाग का जो सर्वोच्च पदाधिकारी हुआ करता था, ये 2 साधे साधनिक हुआ करता था। ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों सही है। अब सभी को और ऑप्शन देखिए। देखिए, जो दोषापराधिक हुआ करता था, ये अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। जो आभीर है, ये होता था जो दुधारू पशुओं से दूध प्राप्त करता था। ठीक है? और जो भोगपति या सोलकिक होता था, ये कर वसूलने का काम करता था। और जो भट्ट व चार परचा नामक जो अधिकारी हुआ करते थे, ये बेगार कर देखिए कत्यूरी काल में भी है बेगार कर जो अंग्रेजों ने लगाया था। तो बेगार कर को वसूलने का काम भट्ट और चार परचार ये 2 अधिकारी किया करते थे। और राजतम्य की बात करें दोस्तों, तो ये संभवतः लिखा गया है बुक में कि राजा को सलाह देने वाला ये सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। तो 43 भी हो गया है। चलेंगे 44वें क्वेश्चन पर। देखिए 44 का 45 का आंसर आपको पहले ही मिल गया है। तब तक आप बता सकते हैं कि कौन कौन से ये भाग हैं 5। देखिए, कत्यूरी प्रशासन कुल कितने विषय में या जिलों में विभक्त था? ठीक है, विषय जिले को कहा जाता था। तो कितने जिलों में विभक्त था? 5 जिलों में विभक्त था। अच्छा, कत्यूरी प्रशासन में जो राजभाषा थी, ये क्या हुआ करती थी? तो देखिए, गढ़वाली तो बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। जो गढ़वाली हुआ करती थी ना, ये गढ़वाल पावर वंश की हुआ करती थी। तो संस्कृत इसका बिल्कुल सही है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि लोक भाषा कौन सी हुआ करती थी, दोनों में प्रश्न चेंज हो जाएगा। प्रशासनिक अगर आपको राजभाषा पूछे संस्कृत, लोक भाषा पूछे तो पाली। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, वैसे कत्यूरी जो प्रशासन है ना, ये 4+1 में विभाजित था। प्रशासनिक शब्दावली में हमें इसे 4 नाम मिलते हैं, लेकिन अगर एक लोक गाथाओं की बात करें तो लोक गाथा में एक और हमें मिलता है, तो टोटल 5 हो गए। वैसे 4 हैं और लोक गाथाओं में एक अलग से मिलता है, तो वैसे कुल की बात करें तो 5 हम गिनेंगे। अब कौन कौन से? देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे, देखिए यहाँ पर आप देखोगे, ये रहा। ठीक है, ये प्रांत मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे उपरिक लिख दिया है ना प्रांत को, इसे आप छोड़ने मैंने प्रांत का जो प्रमुख हुआ करता था वो उपरिक हुआ करता था। और उपरिक मतलब कि राज्यपाल से संबंधित ही हुआ करता था। अब जरा देखिए, एक है ऐसाल विषय हो गया है, एक है टंकणपुर विषय हो गया है, एक अंतरंग विषय हो गया है, मायापुर घाट हो गया है, और कार्तिकेयपुर विषय हो गया है। तो मतलब देखिए, ये जो हमारे आ रही है अलकनंदा नदी आ रही है, ये भागीरथी नदी है, ये यमुना नदी है। तो यहाँ पर इनका क्षेत्र हुआ करता था। जो 5 विषय हैं, जो कत्यूरी काल के जो 5 जिले हैं, इस प्रकार से थे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 46-47। शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार हिमालय की जो प्राचीनतम जाति है वो कौन सी है? अब देखिए, अगर आपको शिव प्रसाद डबराल जी पूछे तो आप कहोगे कि कोल था, और इसी को दोस्तों मुंड भी कहते थे। ठीक है, अब कोल या मुंड शिव प्रसाद डबराल जी ने कहा था। और जो किरात है ना, जो एटकिंसन महोदय है, अगर प्रश्न बने कि एटकिंसन महोदय के अनुसार कौन सा था, तब किरात आपको लगाना है। साधारणतः भी आपको पूछे तो आपको कोल लगाना है, और शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार आपको पूछे तो भी आपको कोल लगाना है ना। ये प्राचीनतम जाति थी। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं कि किस राज्य के शिलालेख से पता चलता है कि प्रथम कत्यूरी जो नरेश था, ये बसंत देव था, ना कि वासुदेव। अब देखिए, जो बसंत देव है, वासुदेव है, इनमें क्योंकि विवाद होता है ना। जो एटकिंसन महोदय है, जिसने सबसे पहले नाम दिया था कि कत्यूरी नाम दिया था जिसने, है ना, तो वासुदेव और बसंत देव को दोनों को एक मानने का कार्य एटकिंसन महोदय करता है। अब एक शिलालेख है जहां से ये हमें जानकारी मिलती है कि कत्यूरी नरेश बसंत देव ना था, बल्कि वासुदेव था, है ना। बसंत देव था, ना कि वासुदेव। कत्यूरी का जो प्रथम नरेश था वो बसंत देव था, ना कि वासुदेव। तो ये दोस्तों त्रिभुवन राज के शिलालेख से हमें पता चलता है, जो बागेश्वर से हमें मिला है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 48 और 49। देखिए, किस पुस्तक में खसों को तंग कहा गया है? किस पुस्तक में खसों को तंग कहा गया है? तंग, तो देखिए खसों का एक नाम और मिलता है तंग, और यह जो मिलता है ना बृहद संहिता में मिलता है। अब खसों से एक चीज ध्यान रखिएगा, खसों से आपको यह चीज ध्यान रखनी है, जो खस है ना, खस, देखिए खस अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, खस, तो बोला जाता है खस ये शक का ही अपभ्रंश करके हुआ है, यानी खस अपभ्रंश होकर शक में बना है। तो राहुल संकृत्यानंद जी का मानना यह है। और कत्यूरों को मानते हैं कि खसों से बने, शकों से बने हैं, और शक जो बने हैं वो खसों से बने हैं, यानी पहले खस, फिर शक, और फिर कत्यूरी। ये किसका मानना है? राहुल सांकृत्यायन जी का मानना है। हिमालय परिचय दोस्तों इनकी पुस्तक है, ये आपको ध्यान रख लेना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। कत्यूरी राजा व उनकी रानियां सही सुमेलित नहीं है। थोड़ा टफ लेवल का प्रश्न ये थोड़ा आ चुका है। देखिए दोस्तों, कुछ जो हमें अभिलेख मिलते हैं वहां पे बसंत देव की रानी जो हमें मिलती है, ये राजनारायणी मिलती है, जो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी तो सही है। कल्याण देव की बात करते हैं तो लद्दा देवी, यह भी दोस्तों सही है। थोड़ा सा इसमें विवाद होता है, लेकिन फिर भी कुछ किताबों में ये दिया है लद्दा देवी। आंसर ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा बी, क्योंकि जो सामाल लया देवी है ना, ये तो ललित सूरदेव की पत्नी का नाम है। ललित सूरदेव की जो पत्नी है, जो बागेश्वर लेख में जिसकी हमें जानकारी मिलती है, वहां पर सामाल लया देवी है। और जो धारा देवी है वो इष्टगण देवी, धारा देवी, धारा है, ये दूसरे हैं, धारी देवी नहीं बात कर रहे हैं, धारा देवी है, ठीक है, अलग है वो यहाँ पर इष्टगण देव की पत्नी का नाम था।
चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 50वां क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी आपको पूछ रहा है अब, ठीक है। पेपर का लेवल जैसे जैसे टफ हो रहा है ना, तो वैसे वैसे आपको इस प्रकार के प्रश्न भी पूछेंगे। कत्यूरी राजाओं का सही कालक्रम आपको बताना है। और आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम मानते हैं बसंत देव, है ना, कि कत्यूरी राजवंश का संस्थापक हम किसे मानते हैं। देखिए कत्यूरी या यूं कहें हम इसे कार्तिकेय, पहले कार्तिकेय था फिर कत्यूरी बना, कार्तिकेय से ही कत्यूरी बना, तो कत्यूरी भी लिख लेते हैं हम सामान्यतः कई बार, लेकिन कार्तिकेय एकदम सटीक होगा। तो इनका जो कर्म था सही क्या था? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको मिलेगा बी। देखिए पहले बसंत देव आता है, जरा इसकी व्याख्या यहां पर देखिए। सबसे पहले आएगा बसंत देव नंबर 1, ठीक है। बसंत देव सबसे पहले आया, है ना। और बसंत देव की बात करें तो इसके 3-4 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। पहले देखिए यहां पर राजनारायणी इसकी रानी का नाम, जैसे कि आपको अभी क्वेश्चन में दिखाया था। दूसरा जोशीमठ के नरसिंह देव मंदिर का निर्माण बसंत देव ने करवाया था। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, लेकिन मैंने दोस्तों आपको कल एक चीज बताया था कि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं जो राज तरंगड़ी है ना, राज तरंगड़ी, कल्हड़ की राज तरंगड़ी, तो वहां पर लिखा गया है कि कल्हड़ की राज तरंगड़ी में कि जो ललितादित्य था ना, ललितादित्य जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, उसी ने यह नरसिंह देवता का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। कुछ इसे मानते हैं जी बसंत देव ने बनाया था, है ना। और त्रिभुवन के शिलालेख में हमें इसकी जानकारी मिलती है कि संस्थापक बसंत देव था, जो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 700 ईस्वी के आसपास इस वंश की स्थापना हुई थी। फिर आता है खरपर देव। देखिए खरपर देव दूसरा नंबर किसका आएगा, यहाँ पर देखिए खरपर देव। फिर खरपर देव के बाद दोस्तों अगर आप सीधे चलोगे ना, उसके बाद मिलेगा यहाँ पर आपको मिलेगा कल्याण देव, फिर त्रिभुवन राज देव। त्रिभुवन राज से केवल एक चीज ध्यान रखेगा, ध्यान ये रख लेना है कि इसके काल में जो त्रिभुवन राज था, इसके काल में धर्मपाल ने यहां पर आक्रमण किया, त्रिभुवन राजदेव को हराया और इस वंश की जो खरपर देव वंश था इसे समाप्त किया। जब यह वंश समाप्त हुआ तब आता है निंबर वंश। और निंबर वंश से ध्यान रखेगा कि ये शैव धर्म को मानता था, शिव जी को मानता था। और इसके अलग अलग राजा हुए हैं, इष्टगण देव, फिर ललित शूर, फिर भूदेव। तो कर्म याद रखेगा इनका, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों बनते हैं, जैसे कि लकुलिश मंदिर किसने बनाया, नटराज मंदिर किसने बनाया, है ना। बस ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहां पर और सलारदित्य वंश की बात करते हैं। देखिए दोस्तों इसका संस्थापक इच्छत देव था, इसके पिता का नाम था सरोदित्य। इनके नाम पर इन्होंने सरोदित्य वंश की स्थापना की थी इच्छत देव ने, ठीक है। शायद मैंने कल कहीं पर थोड़ा सा मिसप्रिंट आगे पीछे कह दिया होगा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन इच्छत देव संस्थापक था, इसके पिता का नाम था सरोदित्य, इसी के नाम पर इस वंश की स्थापना करते हैं। तब दूसरा राजा देशत देव बनता है, फिर पद्मदेव बनता है और अंतिम राजा सुभिक्ष राज बनता है। और ये दोनों जो नीचे के हैं देखिए कहीं पर मिलता है कहीं पर नहीं मिलता है, 3 ही परिवार मुख्यतः मान लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलेंगे। पूछा है दोस्तों बौद्ध शर्मण शत्रु की उपाधि किसने ली थी? बौद्ध शर्मण शत्रु की उपाधि किसने ली थी? अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिया होगा, ये वाला पार्ट, ये भूदेव वाला देखिए, भूदेव वाला यहाँ पर देखिए, भूदेव है ना, यहाँ पर ये भूदेव लास्ट वाला देखिए कि ये निंबर वंश का अंतिम शासक था, जो प्रबल बौद्ध धर्म का विरोध व अति समर्थक था। और इसने बौद्ध शर्मण शत्रु की उपाधि ली थी और बैजनाथ मंदिर के निर्माण भी इसी के द्वारा कराया गया है, ऐसा माना जाता है। तो आप समझ चुके होंगे, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है जागेश्वर के नवदुर्गा मंदिर, लकुलिश मंदिर, नटराज मंदिर किसने बनवाया था? तो अभी हमने पीछे देखा था ऑप्शन नंबर डी, यानी ईष्टगण देव था, वही थे दोस्तों प्रश्न ना। और फिर अल्मोड़ा के तालेश्वर से प्राप्त अष्ट धातु अभिलेख किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों आपको सटीक आंसर ध्यान देना है। वैसे कत्यूरियों के भी मिले हैं कुछ कुछ, लेकिन जो ज्यादातर मिले हैं ना, वो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपको मिलेगा पौरव वर्मन वंश का। केवल पौरव वर्मन वंश का जो हमें ताम्रलेख मिले हैं केवल तालेश्वर से मिले हैं और कहीं से भी नहीं मिले हैं। तो सटीक आंसर इसका पौरव वर्मन वंश होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है 54वां क्वेश्चन है, ब्रह्मपुर क्षेत्र किस वंश के लिए प्रसिद्ध था, जिसका वर्णन वेनसांग ने भी किया था? अब बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। तो आप देंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी पौरव वर्मन वंश था। अब यहां पर देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, प्रश्न बन चुका है, यूकेपीएससी ने आपको प्रश्न पूछा था, ध्यान रखिएगा, पटवारी का एग्जाम देखिएगा, वहां पर आपको प्रश्न पूछा था। अब देखिए तालेश्वर ताम्रपत्र की बात करते हैं तो ये 6ठी सदी के आसपास का माना जाता है। जो वाईआर गुप्ते जो इतिहासकार है वे 6ठी सदी मानते हैं, लेकिन मुख्यतः 6ठी सदी का ये तालेश्वर ताम्रपत्र माना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप देखोगे ये तालेश्वर ताम्रपत्र है, भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि इसकी ब्राह्मी है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे थोड़ा विवाद होता है इतिहासकारों में, लेकिन आपको यह ध्यान रख लेना है पौरव वर्मन वंश का यह काल था। और इस राज्य को जो ब्रह्मपुर राज्य है इसे पर्वताकार राज्य कहते थे। इसकी राजधानी ब्रह्मपुर हुआ करती थी, मोपो हिमोपोलो कुछ इसका ऐसा नाम था, आगे क्वेश्चन में डिस्कस किया है। पर्वताकार राज्य इसी को कहते थे। और क्वेश्चन नंबर 54 आपका ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब फिर यहां पर कर्म आपको बताना है, पौरव राजाओं के ये कर्म है, सही कर्म कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, पौरव वर्मन वंश का सही कर्म क्या होने वाला है? ए बी सी डी, सही से समझिएगा इसका आंसर और दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आज के लेवल का ये प्रश्न है, आज के लेवल का प्रश्न, ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं।
ठीक है, तो विष्णुवर्मन, अग्निवर्मन, द्विजवर्मन या इसे वृषवर्मन। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर देता हूं, है ना, आपने कहीं पर द्वितीयवर्मन नाम सुना होगा, द्वितीयवर्मन, है ना। अब जो द्वितीयवर्मन है ना, जो कठोर सर है वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जो द्विजवर्मन है और द्वितीयवर्मन है ये संभवतः दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो द्विजवर्मन कहूं कहीं पर, मैं द्वितीयवर्मन कहूं, मतलब आप वही एक मान के चलिएगा। ठीक है, अब इसका जो आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 55 का, तो जी हाँ आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन और द्विजवर्मन। अब यहां पर देखिए दोस्तों जरा, ठीक है, देखिए पौरव वंश का कर्म ये आपको मिलता है, पहला मिलता है विष्णुवर्मन, दूसरा वृषवर्मन, तीसरा अग्निवर्मन, चौथा यहां पर द्विजवर्मन। कहीं पर 4 मिलते हैं, और जो केपी नोटियाल जो यहां पर इतिहासकार हैं, है ना, उनके अनुसार 5 है। विष्णुवर्मन पहला, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्विजवर्मन जिसे द्वितीयवर्मन भी कहते हैं, या इसे द्विजवर्मन की जगह द्वितीयवर्मन ज्यादा सटीक रहेगा, ध्यान रखिएगा द्वितीयवर्मन। ठीक है, आप द्वितीयवर्मन लिख के चलना। और विष्णुवर्मन सेकंड लास्ट में। तो संस्थापक कौन हुआ? विष्णुवर्मन इसका संस्थापक हुआ। अंतिम शासक हमारे अनुसार कौन है? इतिहासकारों के अनुसार विष्णुवर्मन सेकंड है, क्योंकि इसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 है और आपको पूछा गया है गलत कथन का चयन कीजिएगा। और गलत कथन है दोस्तों यहाँ पर, अच्छा ठीक है, गलत कथन का चयन कीजिएगा। यहाँ पर ये 4 कथन आपके सामने हैं। देखिए, वन पर्व में पांडवों को बद्रीनाथ की यात्रा का वर्णन हमें मिलता है। अब देखिए, इतिहासकार से हमारे इतिहास से संबंधित प्रश्न है ना, तो प्रागैतिहासिक लेकर हम कहां तक चल रहे हैं? कतुरी काल तक। तो ये प्रागैतिहासिक से पहले का काल है, यानी महाभारत काल से संबंधित है। तो बताएगा जरा कि वन पर्व में पांडवों की बद्रीनाथ की ओर यात्रा का वर्णन मिलता है। यह बिल्कुल दोस्तों सही है। अष्टाध्यायी में अर्जुन का विवाह नाग कन्या उलूपी से गंगा द्वार के निकट होता है। यही कथन गलत है, क्योंकि ये दोस्तों यहां पर नहीं होता है। यह आदि पर्व, महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है। बाकी महर्षि वेदव्यास ने षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना की है और देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है। केवल बी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 57 और 58, देखिए, उत्तराखंड को जानने का जो प्राचीनतम स्रोत है वो कौन सा है? बहुत सरल प्रश्न है, पहले ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे, आजकल थोड़ा यहाँ पर लेवल हाई हो चुका है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि, है ना, पूछ ले कि चलो यार कुछ बहुत सारे प्रश्न आपको टफ दे दे तो एक प्रश्न सरल पूछ लेते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर सही है, ऋग्वेद होता है, क्योंकि कई बार होता है ना कि कुछ प्रश्न सरल, बहुत सरल दे देते हैं, कुछ बहुत टफ दे देते हैं एग्जाम में। तो बहुत सरल वाला प्रश्न यह है, ऋग्वेद है। आपको याद क्या करना है जरा यहां पर देखेंगे। देखिए, हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कर्म दोस्तों इनका यही है, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद। इनके ब्राह्मण ग्रंथ ध्यान रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौस्तिकी ब्राह्मण है ऋग्वेद का। यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ आपको ध्यान रखने हैं, एक सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। फिर बात करते हैं सामवेद की, वो पंचवीं षड्वीं से, और अथर्ववेद की बात करते हैं गोपद। तो पूछा जाता है कि गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से है जी। कौशिकी ब्राह्मण का संबंध किससे है जी? ये ऋग्वेद से है जी। तो ऑप्शन ए यहां पर सही है। इनके ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों हो सके तो याद करने की कोशिश कीजिएगा, इतिहास में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से यह है। 58वां क्वेश्चन है, पूछा गया आपको कि किस वंश की भूमि दो, देखिए अब किस वंश में भूमि के 2 भाग में बांटा गया था? एक केदार भूमि थी, एक सारी भूमि थी। अब जो केदार भूमि हुआ करती थी ना, इसे बोलते थे सिंचित भूमि। क्या कहते थे? सिंचित भूमि, जहां पे पानी की पूरी व्यवस्था होती थी। और सारी भूमि का मतलब होता था जो सारी में होती है, जैसे आजकल हम गांव में जो गढ़वाल क्षेत्र से या कुमाऊं क्षेत्र में होंगे ना, जो पहाड़ से बिलोंग करते होंगे, तो अपने यहाँ को क्या कहते हैं? सारी कहते हैं। सारी का मतलब थोड़ा दूर दराज की खेती होती थी, जमीन होती थी, और वो असिंचित होती थी, वहां पे पानी की उचित व्यवस्था नहीं होती थी। केदार भूमि सिंचित भूमि, सारी भूमि असिंचित भूमि साधारणता। और ये पौरव वर्मन वंश में काल में कहा जाता था। तो पौरव वर्मन वंश में भूमि 2 भागों में बटी थी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 59, फिर इसका आंसर दीजिएगा। देखिए, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है कि किस पौरव वर्मन वंश के हमें तालेश्वर से ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। अब इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, कोट लगाएगा और फिर आंसर दीजिएगा। 5 राजा आपको बताए थे ना, और उन्हीं 5 राजाओं को आप यहाँ पे देख रहे होंगे। कर्म यही है राजा का। पहला राजा आता है विष्णुवर्मन, दूसरा विश्ववर्मन, तीसरा अग्निवर्मन, चौथा द्वितीयवर्मन, और 5वां यहाँ पर विष्णुवर्मन सेकंड। जो द्वितीयवर्मन है, कहीं कहीं पर इसका नाम द्विजवर्मन भी मिल जाता है। अब आंसर दीजिए, तालेश्वर जो ताम्रपत्र मिले हैं कितने राजाओं के मिले हैं, किस किस के मिले हैं? तो जी हाँ दोस्तों, ये मिले हैं ऑप्शन नंबर सी, डी और ई, द्वितीयवर्मन। आपको हाल ही में पूछा गया था कि तालेश्वर से हमें किस तालेश्वर से हमें किस पौरव वर्मन वंश का यहाँ पर क्या मिला है? ताम्रपत्र मिला है। द्वितीयवर्मन ताम्र का हमें ताम्रपत्र मिला है। ठीक है, अब देखिए, एक है विष्णुवर्मन, इसका हमें ताम्रपत्र नहीं मिला है, हमें मिला है विष्णुवर्मन सेकंड का ताम्रपत्र मिला है। ठीक है, तो 2 हमें मिले हैं, द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन सेकंड का। वहां पे ऑप्शन विष्णुवर्मन था, किसने ये किया होगा, तो इसलिए आयोग ने शायद इसका आंसर कुछ माना होगा, लेकिन विष्णुवर्मन सेकंड और द्वितीयवर्मन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 और 61, 60 चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। देखिए, कत्यूरी राजवंश का अंतिम शक्तिशाली राजा किसे माना गया है?
बताइएगा इसका आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो राजा माना गया ना, बीरमदेव को माना गया है, जिसे ब्रह्मदेव भी हम कहते थे, है ना। ये वही राजा है, ये वही राजा है बीरमदेव, जिसका युद्ध किसके साथ हुआ था? तैमूर लंग के साथ हुआ था 1398 में शायद, है ना, 1398। यहाँ पर बीरमदेव का उसके साथ हुआ था, ठीक है। अब जिया रानी का युद्ध हुआ था, जहाँ पे हम बात करते हैं जिया रानी का, तैमूर लंग का, इसका ब्रह्मदेव का, जहाँ पर वो मर जाता है और जो अशांति देव का जो वंश है वो समाप्त हो जाता है। तो कत्यूर वंश का अंतिम शासक हम इसे भी मानते हैं, जो यहाँ पर अशांति देव वंश का जो सीरीज चल रही थी, मतलब अशांति देव के बाद जो राजा है उनके क्रम में, तो बीरमदेव या ब्रह्मदेव होता था। अगला क्वेश्चन है 60वां कि ललित शूरदेव को कली, कलंक, पंक, मग, धरती उद्धारक कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कहा गया है, और तालेश्वर का आपको बताया था, दो ताम्रपत्र है, एक द्वितीय वर्मन का, एक विष्णुवर्मन सेकंड का, ठीक है। मंझेड़ा ताम्रपत्र किसका है? ये दोस्तों आपको ध्यान होगा ज्ञानचंद का है ना, गरुड़ ज्ञानचंद का है, हमने आपको पहले भी बताया होगा कहीं पर चंद्रवंश की क्लास में, पुराने उसमें। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 61वां क्वेश्चन है और पूछा गया है, देखिए ये कत्यूरी राजा है और उनके द्वारा कुछ मंदिर निर्माण करवाए गए हैं, तो मंदिर निर्माण कराए गए हैं या उनमें सहयोग किया गया है, तो आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अच्छा लेवल का प्रश्न है। देखिए इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लाखा मंडल का शिव मंदिर है ना, जिसे हम बोलते हैं छंगलेश वंश की बात करते हैं, छंगलेश वंश का, यहाँ पर राजकुमारी ईश्वरा का हम याद करते हैं, राजकुमारी ईश्वरा, तो ये मंदिर कहा जाता है कि राजकुमारी ईश्वरा ने बनाया है, ईश्वरा ने बनाया है। और ईष्टगण देव ने दोस्तों यहाँ पर ये मंदिर नहीं बनाए हैं, क्योंकि ईष्टगण देव ने, आपको सुना होगा, लकुलेश मंदिर का निर्माण करवाया है, जो पहले आपको डिस्कस करवाते, एक बार अच्छे से पढ़ना, इसकी पीडीएफ ले लेना। देखिए कल दोस्तों आप इसकी पीडीएफ लेना। देखिए मैंने आपको कहा ना कि हमारी पीडीएफ देने के दो सोर्स हैं, एक जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं उन्हें भी मिल जाएगी, दूसरे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उन्हें भी मिल जाएगी, और एक यहाँ पर हमने कहा था जो हमारे और व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, प्रत्येक हफ्ते में 3 पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो और अन्य ग्रुप है हमारे, है ना। लेकिन जो स्पेशल पीडीएफ के लिए बनाया गया है वो हम आपको अभी थोड़ी देर बाद, यानी 1-1.5 घंटे के बाद आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और इस क्लास की पीडीएफ जो अभी देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, वो कल, यानी कल 9 बजे से लेकर 12 बजे तक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो लाखा मंदिर शिव मंदिर बोलते हैं, तो राजकुमारी ईश्वरा ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 62 है और क्वेश्चन नंबर 63 है। आज पता नहीं दोस्तों, यहाँ पर 62 60 है ना, नंबर की संख्या वही बनती जा रही है, ठीक, कोई बात नहीं, आपको 82 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभिलेखों में कत्यूरी राजा को भुवनादित्य की भांति स्वभुजा से प्राप्त करने वाला शासक कहा गया है। अब ये थोड़ा सा डीप लेवल का प्रश्न आ चुका है ना, क्योंकि आपने पहले सुना नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि साधारण किताबों में अगर आप देखोगे आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपको मिलेगा सरोदित्य, ठीक है, सरोदित्य को कहा गया है। और अगर सरोदित्य ऑप्शन में ना आए तो इसका पुत्र था इच्छत देव, उसको भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको करना है, वैसे सरोदित्य यहाँ पे सही होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चलते हैं 62 पर ही चलते हैं दोबारा। कत्यू राजा अशांति देव की राजधानी कहां पर थी? अब कूट के अनुसार आंसर बताइएगा। जो कत्यू राजा है ना अशांति देव, इसकी जो राजधानी थी कौन सी थी? यहां पर जोशीमठ, सिंहपुर, रणथुला कोट। तो देखिए इसका जो राजधानी थी ना, एक तो जोशीमठ थी और दूसरी राजधानी थी उसकी रणथुला कोट। अब क्या हुआ था कि एक यहाँ पर कोई व्यक्ति उन्हें मिला था, उसने कहा कि तुम अपनी राजधानी यहाँ से चेंज कर दो। तो पहले तो इसकी राजधानी जोशीमठ थी अशांति देव की, है ना, और अशांति देव की जब राजधानी जोशीमठ थी तो ये बाद में कहाँ ले गया है? रणथुला कोट ले गया है। अच्छा, एक ढिकुली स्थान आता है, ध्यान रखिएगा, ढिकुली, है ना, ये नैनीताल में पड़ता है, शायद नैनीताल के आसपास का क्षेत्र है। वहां पर जो कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी। अगर ऐसा पूछा जाए कि कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी कहां पर थी, तो ढिकुली थी। अच्छा, जोशीमठ से रणछुला कोट कौन राजधानी ले गया? अशांति देव ले गया, है ना। तो इसकी दो राजधानियां थी, जोशीमठ और रणछुला कोट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों 63, 64 और 65 पे। देखिए गोपेश्वर अभिलेख है ना, गोपेश्वर अभिलेख में क्रांतिल देव के शासन का पता चलता है। एक्चुअली गोपेश्वर की जगह में यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बालेश्वर ताम्रलेख में, ठीक है, बालेश्वर में, ध्यान रखना, एक गोपेश्वर मिस्टेक हो गई है। आपको बताना है कि बालेश्वर अभिलेख में क्रांचल देव, ठीक है। गोपेश्वर में तो उसका मिलता है जो अशोक चल का है, जो अशोक चल राजा है उसका मिलता है गोपेश्वर ताम्रलेख में, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में। जो बालेश्वर ताम्र अभिलेख है ना, वहां पर मिलता है 1223 ईस्वी का। और जो अशोक चल का जो यहाँ पर है ये 1191 का। दोनों तिथि इंपॉर्टेंट है, आपने पहले मालूम होगा, तो ये आपको अपने नोट्स में नहीं लिखना है। जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित जो किस राजा, देखो हस्तलिखित यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस प्रिंट कर दिया है, इसको आगे लिखो गुरु पादुका, ठीक है। अब देखिए प्रश्न ये बनेगा कि जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित जो गुरु पादिका जो हमें मिली, पादुका हमें मिली है, एक ग्रंथ टाइप का ये है, इसमें किस राजा के वंश का हमें पता चलता है? तो देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अशांति देव के वंश का हमें पता चलता है। अब कौन कौन राजा थे ये आपको याद करना जरूरी नहीं है, आपको केवल ये ध्यान रख लेना है
जो आसंती देव जो राजा बना ना कत्यूरी का, देखिए कार्तिकेयपुर राजा था, राज्य था पहले, वो धीरे धीरे कत्यूरी में कन्वर्ट हो गया, मतलब धीरे धीरे जब छोटे छोटे शाखा में बन गया तो अलग अलग शाखाएं बटी। एक शाखा आसंती देव वाली भी आई, और आसंती देव के ही वंश में अंत में एक ब्रह्मदेव आता है, वीरमदेव जिसे कहते हैं, जो तेमुलंग से युद्ध में हार जाता है 1398 में और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इसी वंश का था ये भी, ब्रह्मदेव आसंती देव का, है ना, आसंती देव वंश में। तो गुरु पादुका से हमें किसकी मिलती है? आसंती देव की मिलती है। अच्छा, कुणित जो मुद्राएं हैं इन्हें कितने भागों में मुख्यतः हम बांट सकते हैं? तो देखिए हम इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से बांट सकते हैं? अगर आप देखोगे तो एक तो अमोघ भूति की मुद्राएं आती हैं, ठीक है, और एक आती है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, और एक आती है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं आपको कल बताई थी। अमोघ भूति की मुद्रा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि देखिए उनके बारे में भी हमने कल वैसे डिस्कस कर दिया था कि 2 प्रकार की होती है, एक रजत निकली थी, एक ताम्र निकली थी, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये मुद्रा है अमोघ भूति प्रकार की। आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप इसे ध्यान से देखने की कोशिश करोगे ना, यहाँ पर एक आपको एक लेडीज दिख रही है, एक महिला दिख रही है, और महिला का एक हाथ कटा हुआ है, और एक हाथ कटा हुआ है, एक हाथ में उन्होंने तलवार पकड़ी है। अच्छा, उसी के बगल में एक वृषभ भी है। यहीं पर आपको स्वास्तिक के चिन्ह मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ और चिन्ह मिल रहे हैं। तो छोटी चीजें आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। खरोष्टी लिपि का मुख्यतः यहाँ पे प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का। क्वेश्चन नंबर 66-67, देखिए नेपाल नरेश अशोक चल कत्यूर राज्य पर आक्रमण किया था, इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो आप दोगे आंसर 1191 का। उत्तराखंड में वास्तुकला और मूर्तिकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो जी आप सभी कहने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, कत्यूरी वंश का कहा जाता है। स्वर्णकाल था जो मूर्तिकला वास्तुकला, देखा होगा आपने, वास्तुकला का मतलब आप देखिए मंदिर, देखिए मंदिर, मूर्तियां देखिए, मंदिर देखिए, है ना, कत्यूरी शैली में आपको मिलता है। तो स्वर्णकाल मूर्तिकला और वास्तुकला का कत्यूरी काल में था। और कत्यूरी से थोड़ा सा एक बार याद कर लीजिएगा, वैसे याद ही आपको कि यह ऐतिहासिक राजवंश था। जोशीमठ में इनकी राजधानी हुआ करती थी कार्तिकेयपुर स्थान पर, बाद में बैजनाथ भी चली गई थी। और एटकिंसन एक ऐसा महोदय था जिसने सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजा को कत्यूरी शब्द दिया था। राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख हमें कहां से प्राप्ति हुई है? तो आप कहने वाले हो ऑप्शन नंबर, जी हाँ सी कहोगे, क्योंकि लाखा मंडल से प्राप्त हुई है। और अभी हमने बताया था कि जो लाखा मंडल का जो शिव मंदिर है, कुछ इतिहासकार मानते हैं जो शिव मंदिर लाखा मंडल का बनाया है वो राजकुमारी ईश्वरा ने ही बनाया है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं कि सफेद रंग का चित्रित जो शिलालेख, देखिए चित्रित शिलालेख सफेद रंग के वहां पे चित्रित किया गया है, प्राचीन है, पाषाणकालीन है। तो कहां से मिला है? तो आप कहोगे जी किमनी ग्राम से मिला है, ठीक है। कहां से मिला है? किमनी गांव से मिला है। और शिष्ट व अन्न बलिया, देखिए संवोधान के 2 प्रकार मिले हैं, एक शिष्ट और अन्न बलिया का। तो ये कहां से मिले हैं? ये अल्मोड़ा से मिले हैं। और अल्मोड़ा का जो सानड़ा बसेड़ी ग्राम है ना, यहां से महापाषाणकालीन है, देखिए महापाषाणकालीन है, ये महापाषाणकालीन शिष्ट और अन्न बलिया प्रकार के 2 समाधान हमें प्राप्त हुए हैं। कहां से? सानड़ा बसेड़ी ग्राम से। चलेंगे देखिए दोस्तों, अब हमारे 10 क्वेश्चन और रह चुके हैं जो हमारे प्रागैतिहासिक काल से कत्यूरी काल तक के हैं। अच्छा, सर्वप्रसिद्ध बैनीनाग मंदिर कहां पर है? तो नागवंश से संबंधित है ना। तो ये हमें मिलता है पिथौरागढ़ में। पौरव वर्मन वंश राजवंश के कुल देवता कौन थे? देखिए पौरव वर्मन राजवंश के अभी हमने देखा था कि विष्णु वर्मन इसका संस्थापक था, है ना। अंतिम राजा हम विष्णु वर्मन सेकंड को मान सकते हैं क्योंकि उसके बाद का हमें कोई जानकारी मिलती नहीं है। द्वितीय वर्मन विष्णु वर्मन सेकंड के हमें ताम्रपत्र मिले हैं, लेख हमें मिला है। और पौरव वर्मन राजवंश के जो यहाँ पे कुल देवता थे वो वृणेश्वर महादेव थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर 73वां क्वेश्चन है, खस है जो खस जनजाति जाति है, खस जाति, इसके संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। देखिए 1885 में खसों को शूद्र वर्ग में शामिल किया गया था। तो यह कथन दोस्तों सही है। इस जाति की उत्पत्ति हिमालय क्षेत्र में कोल जाति से पूर्व की मानी जाती है। तो यही दोस्तों गलत है। देखिए हिमालय क्षेत्र में कोल जाति से पूर्व की नहीं मानी जाती है, बल्कि देखिए पहले कोल आता है ना, फिर किरात हम मान लेते हैं, फिर खस की जाति की उत्पत्ति होती है। खस के बाद हम देखेंगे कि शक वगैरह आएंगे, है ना। तो यहाँ पर पहले कोल, फिर किरात, फिर खस, ये यहाँ पर कर्म होगा, है ना। कोल खस पूर्व में नहीं आएगा। टिकवा प्रथा, जटेला प्रथा, घर जवाई प्रथा दोस्तों इनमें हुआ करती थी। अच्छा, अब आप कहोगे कि ये प्रथा क्या थी? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे टिकवा प्रथा की बात करते हैं। देखिए टिकवा प्रथा में दोस्तों ये होता था ना कि जैसे बात करते हैं कि कोई विधवा है ना, तो वो क्या कर सकती थी, वो किसी भी पुरुष को क्या रख सकती थी, अपने साथ रख सकती थी। तो उस प्रथा को टिकवा प्रथा कहते थे उस समय, है ना। और जटेला की बात करते हैं तो जटेला में यह होता था कि जब किसी स्त्री के 2 विवाह होते हैं, है ना, और पहले विवाह जो पहला उसका पति था उससे जो उसका पुत्र प्राप्त होता था उसे जटेला कहा जाता था। तो ये प्रथा थी। घर जमाई तो दोस्तों आपको मालूम है कि घर जमाई प्रथा तो वर्तमान में भी कहीं कहीं पर है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, और बाकी ये ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों है 74 पूछा गया है। असत्य कथन का चयन आपको करना है। राज्य क्षेत्र में नागवंश को समाप्त करने का श्रेय यदुवंश के राजाओं को जाता है। फैक्ट को पढ़िएगा, आंसर देते जाएगा। हर्षवर्धन के काल में वैनसांग हिमालय के क्षेत्र की ओर आया था और उसने ब्रह्मपुत्र क्षेत्र को पोलो ही मो पुलो, ब्रह्मपुत्र वही क्षेत्र जहां पर पौरव वर्मन वंश का राज हुआ था,
को संबोधित किया था। वेनसांग ने गंगा को महाभद्रा व हरिद्वार को मोयुलु नाम से कहा था। मोखरी वंश को समाप्त करने का श्रेय वर्धन वंश को जाता है। तो देखिए ऑप्शन एक गलत है। अब देखिए जो ये नाग वंश है ना, सबसे पहले नाग वंश को, पहले यदु वंश को समाप्त किया था नाग वंश ने, और नाग वंश को समाप्त किया था मोखरी वंश ने, मोखरी वंश ने। तो देखिए पहले यदु वंश को समाप्त किया नाग वंश ने, जो सबसे प्रतापी राजा इसका गणपति नाग हुआ था, और बाद में जो इस नाग जो मोखरी वंश आया इसे भी समाप्त किया था सॉरी जो ये वर्धन वंश है उसने। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। कर्म पहले क्या लिखोगे, यदु, फिर नाग, फिर मोखरी, फिर हर्षवर्धन वाला जो वर्धन वंश है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 75, 76। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्राचीन नाम है, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो जला नदी है इसका प्राचीन नाम रूपी नदी है, उपजला का सुपी नदी है, पुष्पभद्रा का पुष्पावती है, और मंदाकिनी का क्षीरधारा है। ये क्षीरधारा या क्षीरधारा है वैसे, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप सभी कहोगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखिए पुष्पभद्रा जो कहते थे ना, ये किसे कहते थे? जो पुष्पभद्रा है गोला नदी का प्राचीन नाम है। गोला जो नदी है ना, जो ये हमारी जो नैनीताल में बहती है हल्द्वानी में, तो गोला का प्राचीन नाम है पुष्पभद्रा, ना कि पुष्पावती नदी, ठीक है। मंदाकिनी को क्षीरधारा कहते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। जला उपजला ये तो सरल है कि जला और रूपी नदी को, उपजला सुपी नदी को कहते हैं। बाद में यही दोनों मिलकर टोंस नदी के नाम से जानी जाती है, और बाद में टोंस नदी यमुना में मिल जाती है काशी के आसपास क्षेत्र में। प्राचीन नाम और नदी सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए जो ऋषि सरोवर है इसे नैनीताल कहते थे, नौकुचिया ताल को रावण हृदय कहते थे, गरुड़ ताल को चित्रहिद कहते थे, भीम ताल को भीम हृदय कहते थे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जी ऑप्शन नंबर बी गलत है। और क्यों गलत है? देखिए जो यहाँ पर नौकुचिया ताल है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है। नौकुचिया ताल को संतक कुमार भी नाम से जानते थे, जो प्राचीन नाम है ना इसका, संतक कुमार नाम इसका प्राचीन है। नैनीताल तो बहुत सरल है, इसे ऋषि सरोवर या त्रिसरोवर के नाम से हम इसे जानते हैं। गरुड़ ताल को चित्रहिद, भीम ताल को भीम हृदय, और जो राकस ताल है ना, राकस ताल, इसे रावण हृदय के नाम से जानते थे। तो कुछ तालों के प्राचीन नाम थे। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77, 78। देखिए किस ब्राह्मण ग्रंथ में यह लिखा गया है कि वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम है? तो आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मालूम होगा कि कौशिकी ब्राह्मण, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। और इसका जो कौशिकी ब्राह्मण है इसमें यह बताया गया है कि वाक देवी का जो निवास स्थान है ये बद्रिकाश्रम है ना। वाक देवी का मतलब क्या होगा? वाक देवी का मतलब हो गया है यहाँ पर वाक यानी गले की देवी, मतलब सरस्वती देवी, यानी हम इसे कहें कि सारस्वत देवी भी कह सकते हैं या स्वारस्वत क्षेत्र कह सकते हैं। और जो सारस्वत या सारस्वत जो हम क्षेत्र कहेंगे वो बद्रिक आश्रम में है, बद्रीनाथ में है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा चुका है वीडियो में, कि पुराने वाले वीडियो में, कि सारस्वत क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो बद्रीनाथ क्षेत्र में था, ठीक है। ऐसा आपको ध्यान रख लेना है। अब जो ये सतपथ ब्राह्मण है, तैत्तिरीय ब्राह्मण है, ये किसके हैं? यजुर्वेद के ये ब्राह्मण ग्रंथ है। अच्छा गोपद ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे रिवाइज कीजिए, वो अथर्ववेद का है। योग मुद्रा में मानव कृति की प्राप्ति हमें किस स्थान से हुई है? तो आप कहोगे जी ऑप्शन नंबर ए, यानी फल सीमा से हमें प्राप्त हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 79 और 80 वाला है, 80 वाला है, और आज के लास्ट ये दोनों प्रश्न है। लाखा मंडल के शिव मंदिर की शैली कौन सी है? तो आप कहोगे कि लाखा मंडल की जो शिव मंडल की जो शैली है ये नागर शैली में है। एक बार आपके लिए जूम कर लेता हूं, देखिए इसे पढ़िएगा। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो देहरादून है उनकी वेबसाइट से हमने लिया है, कि जो इसे लाक्षेश्वर मंदिर कहते हैं। राजकुमारी ईश्वरा का यहाँ से हमें क्या मिला है? छंगलेश, जो अभिलेख में छंगलेश जो राजकुमारी है ना ईश्वरा, इसका हमें यहाँ पर प्रशस्ति पत्र मिलता है। जैसे आपने सुना होगा ना समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, वैसे यहाँ पर इनका भी मिलता है। और 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास का ये था। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण की पुष्टि की है। और यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। अब कौन सा मंदिर कत्यूरी शैली में नहीं है? तो कत्यूरी शैली में दोस्तों रघुनाथ मंदिर नहीं है, क्योंकि ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। जो हमारा विश्वनाथ मंदिर है बाड़ाहाट, यानी उत्तरकाशी का, बाड़ाहाट प्राचीन नाम था उत्तरकाशी का, है ना। बाड़ाहाट जो था वो प्राचीन नाम था उत्तरकाशी का, उत्तरकाशी को ही सोमकाशी कहते थे। केदारनाथ मंदिर, अनुसुईया देवी का मंदिर जो चमोली में है, ठीक है। ये तीनों मंदिर दोस्तों क्या हैं? ये कहाँ के हैं? ये कत्यूरी शैली में है। आप जरा यहाँ पर देखोगे, जो विश्वनाथ मंदिर है ये उत्तरकाशी में है ना, ये कत्यूरी शैली में है। केदारनाथ मंदिर की बात करते हैं तो ये भी कत्यूरी शैली में है। अनुसुईया देवी का मंदिर यहाँ हमें जाने का सौभाग्य मिला है, बहुत बढ़िया मंदिर है, तो ये चमोली में है ना। और तुंगनाथ मंदिर की बात करें तो ये आप यहाँ पर देखोगे, ये भी किस शैली में है? कत्यूरी शैली में है। तो देखिए दोस्तों, हमसे जितनी कोशिश हो सकती थी यहाँ पर कत्यूरी, यानी कत्यूरी से लेकर जो प्रागैतिहासिक काल से लेकर जितने भी प्रश्न बन सकते थे आपके सामने रख दिए हैं। उम्मीद है दोस्तों यहाँ से आपका एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में बाहर नहीं छूटेगा। अभी ईमानदारी से पढ़िएगा,
अभी अगर आप थोड़ा-थोड़ा भी आप समय देते हैं, आधा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो ध्यान रखिएगा ये आपको आने वाले समय में बहुत ही आगे ले जाएगा और आपका सिलेक्शन भी करवाएगा। तो बस रेगुलर पढ़ते रहिए, लापरवाही मत कीजिए और निरंतर बढ़ते जाएगा। तो हमारा प्रागैतिक काल से कत्यूरी काल कंप्लीट हो गया है। गढ़वाल पहाड़ वंश हमारा आज कल इसकी शुरुआत करेंगे। 30-40 30-30 क्वेश्चन के आसपास है, या 25-25 या 30-30 क्वेश्चन हम कल से रखेंगे यहाँ पर, 25 के आसपास या 30 के आसपास, क्योंकि हम हिंदी भी आप शुरू करेंगे। 30 हिंदी, 30 गढ़वाल यानी उत्तराखंड के और 30 जीएस के आसपास रखने की वाली कोशिश करेंगे, एक टॉपिक जीएस का। तो लगभग 1.5 घंटे की क्लासेस हम 1-2 दिन में शुरू कर देंगे और जल्द से जल्द जो हमारे टॉपिक हैं सिलेबस के वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो अभी हमें जिनका भी मैसेज आ रहा है पहले थोड़ा उन्हें यहाँ पर वह काम हम जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और जैसे ही ये काम इधर से कंप्लीट होता है तो पूरा फोकस आपके लिए यहाँ पर रहेगा, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। नमस्कार। चैनल पे दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। इसकी पीडीएफ भी दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कल रहेगी, है ना? कल इसकी पीडीएफ रहेगी और कल दोस्तों इसकी जो पीडीएफ रहने वाली है 9-10 बजे के आसपास हम इसे डाल देंगे, 9 या 10 बजे, है ना? जैसे हमें टाइम मिलता है 9 या 10 बजे, और 12 बजे तक इसकी पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक को आपको क्लिक करना है और फिर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।